Namaste and very good evening, everyone. Welcome to Prana Bhisar Gurukul with yet another lecture series. This is वैद्य सोनल जुरियानी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे द्वारा लिए गए एक नए इनिशिएटिव में जिसका नाम है न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राण भीसर गुरुकुल ये लास्ट 1.5 years से वैद्यों के लिए काम करता आया है। वैद्य कैसे आत्मनिर्भर बन सकें और आयुर्वेद के थ्रू और बेहतर कार्य कैसे कर सकें, इसके लिए कई लेक्चर सीरीज ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी हैं इसी प्राण भीसर गुरुकुल के अंदर। हम आज उसी लेक्चर सीरीज को एक्सटेंड करने जा रहे हैं बहुत सारे वैद्यों की रिक्वेस्ट पर एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर में देव विपाश्रय चिकित्सा। ऑलरेडी इसका एक बेसिक लेक्चर सीरीज कंडक्ट की जा चुकी है, बट हम एक एडवांस वर्जन लेकर आए हैं अपनी सभी वैद्यों के लिए। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए और हम सभी के साथ और सर के साथ नॉलेज को और एनहांस करने के लिए, राइट? So as we all know, जैसा हम सभी जानते हैं that this lecture series will be conducted by one of the very fine वैद्य we have in our country, that is वैद्य मुरली मनोहर सर। और जो लोग सर से परिचित नहीं हैं, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर है कि सर से परिचित नहीं होंगे, बट जो लोग परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि सर आयुर्वेद और योग विज्ञान की ज्ञाता है और सर आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र, स्पेसिफिकली ज्योतिष शास्त्र के थ्रू विगत कई वर्षों से, कई सालों से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ट्रीट करते आ रहे हैं और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ट्रीट कर चुके हैं। तो योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सर का इनमें स्पेशलाइजेशन है। और अगर मैं फाइन ब्रांच की बात करूं तो न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर, साइकी डिसऑर्डर और बंधत्व, इनमें सर का विशेष स्पेशलाइजेशन है। तो उसी स्पेशलाइजेशन को और एक्सटेंड कर रहे हैं हम इस सीरीज के थ्रू और सर के नॉलेज के थ्रू, राइट? एंड सर, अगर सर का एक्सपीरियंस की बात करें तो सर ने 1000 से भी ज्यादा, माइंड यू, 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावचर इन चिकित्साओं के थ्रू ट्रीट किया है। एंड अगर मैं सर की शिक्षा पद्धति, सर ने एक्चुअली में शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है उसके बारे में बताना चाहूँ तो सर ने गुरुवर वैद्य नाना जोशी सर और सदगुरु वैद्य तपन सर से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू भी सर ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। तो इस तरीके के वैद्यत्व रखने वाले वैद्य आज हम सभी के साथ उपस्थित हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सभी उनसे जितना हो सके वो ज्ञान लेना और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे वैद्य को मेरा शत शत नमन है सर। आई वेलकम यू अगेन, वंस अगेन सर। आप सभी भगवान श्री धन्वंतरी के भरत पुत्रों को मेरा प्रणाम। और आज से हम लोग एक नए सीरीज में प्रवेश करने वाले हैं, एक नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब तक के प्रैक्टिस में आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ न्यूरो, कुछ स्पाइन, कुछ ऐसे केसेस जरूर देखे होंगे जिसको ट्रीट करते समय आपको थोड़ी तकलीफ, थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो स्कूल ऑफ थॉट हमारा है, जो विचार हमारे हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस में कि हम पेशेंट को किस तरीके से देख रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं और फिर उसके बाद से क्या हम ट्रीटमेंट उसके सामने सर्व करने वाले हैं। तो अब जैसे कि सबसे कॉमन है कि हम लोगों के पास यदि कोई बोले कि मैं न्यूरो का ट्रीटमेंट करता हूं या मैं दिमाग का डॉक्टर हूं या रीढ़ के हड्डी और दिमाग का डॉक्टर हूं, यदि आप ऐसा बोलते हो तो सबसे कॉमन और सबसे स्ट्राइकिंग केसेस आपके पास जो आएंगे वो होते हैं कि भैया मेरे को सर दर्द है, सर दर्द के लिए कुछ बताओ। या कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे माइग्रेन है और माइग्रेन के लिए मुझे कुछ बताओ। अब चूंकि आप माइग्रेन को एज अ माइग्रेन देख रहे हैं, आपकी दृष्टि माइग्रेन जैसी है, तो आपके पास कुछ एक सिम्टम्स होंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है या राइट साइड में दर्द हो रहा है, कई बार पूरे सर में दर्द हो सकता है, दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। इसके एपिसोड्स आते हैं, महीने में 2 या 3 बार आपको इस तरह के एपिसोड्स बनते हैं जो सर के दर्द को ट्रिगर करने वाले कुछ ऐसे एंटिटी होते हैं, जैसे सुगंध है,
बारिश का मौसम है, या कोई एक खास तरह का खाना, खास तरह का फूड, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। सर में दर्द बहुत तेज होगा। पेशेंट को जब सर में दर्द बनता है तो उल्टी जैसी स्थिति बनती है, नौजिया होता है। पेशेंट बोलता है कि सर फट जाएगा, सर कोई चुन्नी से बांधता है, कोई जोर से इसे तौलिया, गमछी या रस्सी से बांधता है सर को, और इस तरह के कंडीशन में हम बोलते हैं कि माइग्रेन है। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये जो माइग्रेन है ये पेट के गैस बनने से या पेट में एसिडिटी बनने से या कुछ इस तरह की चीजें होने से तकलीफें आ रही हैं, ये हम लोग सोचते हैं। और मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी सर, आवाज क्लियर। ओके। और अब क्या है कि ये जो सर का दर्द है ये ट्रिगर भी होता है, जैसे धूप में जाने से किसी को दर्द होगा तो लाइट एकदम पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को सोने की इच्छा होगी, रूम को पूरा अंधेरा करके तब वो सोएंगे, और सबको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट घर में रखने के लिए निर्देशित कर देंगे कि भाई सबको एकदम हल्ला ना करे, कोई कोई कुछ ना करे, और सब एकदम शांत बने रहते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि पीरियड के साथ कई बार का संबंध होता है कि मेंसेस आने के 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से, या पीरियड आने पर माइग्रेन आ जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या महिलाएं कभी फास्टिंग की, कोई व्रत की, कोई उपवास की, या खाना नहीं खाई प्रॉपर तरीके से, तो सर में दर्द होने लगता है। कम सोने से, कम जागने से, इस तरीके से हम देखते हैं कि पेशेंट को माइग्रेन डायग्नोस किया जाता है मॉडर्न में। अब पेशेंट यदि माइग्रेन का डायग्नोसिस लेकर के आपके पास आया, हो सकता है कि एमआरआई, सीटी स्कैन या क्लासिकल सिम्टम्स के साथ आपके पास माइग्रेन लेकर के आ गया, और अब माइग्रेन के लिए उसके पास दवाइयां चल रही हैं, या तो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग ले रहा है या फिर पेन को, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दर्द की दवाइयां साथ रखते हैं, जब दर्द स्टार्ट होता है तो लेते हैं। ये क्लियर पिक्चर हो गया माइग्रेन का, जो कि माइग्रेन के नाम से बीमारी जानी जाती है। अब आप तो वैद्य हैं, और आपके पास ये जब सिम्टम्स लेकर पेशेंट आया और आपकी दृष्टि एज इट इज है, जैसा कि पेशेंट बता रहा है ठीक वैसा ही आपका दृष्टि है, तो आप क्या सोचोगे कि भैया अब सर दर्द के लिए हम क्या दे दें? तो किसी कंपनी का पेटेंट मेडिसिन आ रहा है जो कि माइग्रेन के नाम से आ रहा हो, माइग्रेन के लिए आ रहा हो, जिसके एडवर्टाइजमेंट हो रहे हो, वो सारी मेडिसिन आप देना शुरू कर दोगे। और आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि उस तरह की चिकित्सा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। दुकानदार भी चिकित्सा करता है कि अमुक कंपनी की अमुक दवा माइग्रेन के लिए आती है, अमुक दवा फीवर के लिए आती है, उस पे पेटेंट पे लिख के आता है, तो वो देता है, और उससे कुछ हद तक कई बार फायदा होता है, कई बार नहीं होता है। तो जो आपके क्लिनिक में 100 केस पेशेंट यदि हैं जिनको सर का दर्द है और आप उसका ट्रीटमेंट दे रहे हो ऑलरेडी, और 60% केसेस को आप ठीक भी कर रहे हो, पर जो 40% केस फंसा, जो स्पेशल केस है, उसके लिए चाहिए आयुर्वेद का चश्मा। जब तक ये चश्मा आप नहीं लगाओगे तब तक आपको वो बीमारी उस आयुर्वेदिक व्यू में दिखेगा नहीं, और जब तक आप आयुर्वेद का हेतु, आयुर्वेद का लिंग और आयुर्वेद का औषध नहीं प्रयोग करोगे तब तक आप वैद्य नहीं हो। तो वैद्य होने के लिए हमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण होना जरूरी है कि भैया हमें अपना आयुर्वेद है और हमें अपनी आयुर्वेद की समझ है, तो इसको हमें ठीक तरीके से समझना होगा। और ये समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दृष्टि को का विस्तार करना, अपने सिद्धांतों का, अपने सूत्र का, अपने जो रोगी को देखने का तरीका है, जो नजरिया है, उसको आयुर्वेदिक करना होगा। फिर आपके लिए चिकित्सा आसान है, आपके लिए औषधि आसान है, और आप ट्रीटमेंट बहुत आसानी से, बहुत सहजता पूर्वक और बहुत एक्यूरेसी के साथ आप कर पाओगे, और उसे ठीक भी कर पाओगे। नहीं तो फिर आप जो ये अभी पेटेंट मेडिसिन का माया जाल है, या यूं कहें कि एडवर्टाइजमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी ट्रू प्रैक्टिस को खो दोगे। और जो बोलते हैं ना कि प्राणाभिसर, यानी कि वैद्य का प्राण, सॉरी, पेशेंट का प्राण जा रहा है, उसके बीच में वैद्य खड़ा है, यानी रोगी और मृत्यु के बीच में जो वैद्य खड़ा है, वो वैद्य हम आप नहीं बन पाते हैं। इसलिए जरूरी है हमें कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण होना चाहिए। अब देखो, आप एक बात समझो, जैसे माइग्रेन में पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन के अंदर
कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, पेट के अंदर मिचली या वोमिटिंग या नोजिया ऐसा कंडीशन बनता है। असल में वो ब्रेन के अंदर होता है प्रॉब्लम और पेट में दिखता है, इसलिए पेशेंट को लगता है कि एसिडिटी मुझे बन रही है। ये उनका दृष्टिकोण है और इस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। अब आयुर्वेद क्या कहता है? भाई हमारा पेट और हमारा ब्रेन का कोई संबंध है? तो आयुर्वेद का एक बड़ा कॉमन और बड़ा प्यारा सिद्धांत है कि सभी रोग मंदाग्नि से होती है। जब सारे रोग मंदाग्नि से होंगे तो माइग्रेन कोई बाहर तो है नहीं, वो भी मंदाग्नि से होगा। अब मंदाग्नि से होने वाला जो बीमारी है ये कैसे हो रहा है? तो अब हमारे पास एक सूत्र है कि असात्म इंद्रियात संयोग प्रज्ञापराध या इंद्रियों के अति योग, हीन योग या मिथ्या योग से व्याधि होती है। इसके बाद दैव कारण है, प्रारब्ध कारण है, आगंतुक कारण है, बट सामान्यतः व्याधि होने के कारण हमारे पास है कि इंद्रियों के अति योग, हीन योग, मिथ्या योग या अशात्म इंद्रियात संयोग प्रज्ञापराध, ये सारे कारण हमारे पास आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है। चरक के फर्स्ट अध्याय में ही आचार्य ने हमें ये सिखा के भेजा कि बेटा देखो आयुर्वेद करने जा रहे हो तो पहला चैप्टर है, यहाँ मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा। और उन्होंने वहां पर ही हमें सिखाया इस चिकित्सा कैसे करना है। तो जो कम है उसको बढ़ा दो, जो बढ़ा हुआ है उसे कम कर दो, यानी हमें विपरीत चिकित्सा करनी है, यानी सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो श्लोक वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अब हमें समझना है कि ये जो बढ़ा हुआ है कोई हमारे बॉडी के अंदर घटक है, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, रुक्षता बढ़ गया, खरता बढ़ गया, गुरुता बढ़ गया या आम उत्पत्ति हो गई, इसको नष्ट कैसे करना है, इसकी विपरीत चिकित्सा कैसे करनी है, पहली बात। दूसरा, इसको मेंटेन करने वाले घटक कौन कौन से हैं जो इसे मेंटेन करा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर जब हेतु हम समझ जाएंगे तो हमें लक्षण पता चल जाएगा। लक्षण जब सही सही तरीके से पता चल गया तो उसके आधार पे हम दोषों का एनालिसिस कर पाएंगे, और दोषों का एनालिसिस जब हो पाएगा तो फिर उसकी चिकित्सा कर देंगे। अब आप समझो हम क्या बात कर रहे थे अभी कि मॉडर्न का एक व्यू है माइग्रेन में कि एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ, कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना हुआ जो हमारे आंतों के गति को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारे आंतों में एसिडिटी बन रही है। और पेशेंट को लगता है कि हम पेंटोप्राजोल, डोमपेरेडोल में कुछ भी ऐसा मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं या एंटी एसिड लेता है पेशेंट कि गैस को मैं कम करूंगा तो माइग्रेन कम होगा, जो कि होता नहीं है। इसलिए फिर वो बोलते हैं कि माइग्रेन के स्पेसिफिक मेडिसिन लो। अब जो भारत की एक परंपरा रही है लंबे समय से, वो रही है आयुर्वेद की, और जिस विषय को आयुर्वेद डील करता है शुरू से, वो विषय और मॉडर्न के विषय का जो विचार है, दोनों का आपस में कई बार क्लैश हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि पित्त धरा कला हमारा ग्रहणी में होता है, आप सभी जानते हैं, और पित्त धरा कला जो है वहां पर ही मज्जा का निर्माण होता है। मज्जा धरा कला है, मज्जा निर्माण होता है। मज्जा का निर्माण जब होगा तो मज्जा फिर वहां से कहाँ जाएगा? तो आचार्य ने कहा कि अस्थि संधिषु, अस्थियों में और संधियों में जाएगा। अब संधियां कहाँ है सबसे ज्यादा? तो मर्माणी नाम मांसिरा स्नायु अस्थि सन्नि सन्निपात, यानी कि जहां जहां पर दो वस्तुएं आपस में जुड़ रही हैं, मांस मांस जुड़ रहा हो, मांस सिरा जुड़ रहा हो, सिरा स्नायु जुड़ रहा हो, अस्थि अस्थि जुड़ रहा हो या अस्थि सिरा जुड़ रहा हो, कहीं भी दो वस्तुओं का यदि आपस में जुड़ाव होगा वहां पर मज्जा होगा। और हम सभी जानते हैं कि बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में है, उनका भी तो आपस में कोई कनेक्शन हो रहा होगा। तो मस्तुलुंग जो है, जो स्पाइन है, जो अस्थि है, ये सब मतलब मज्जा धातु के सर्वाधिक प्रिय स्थान है, तो सबसे ज्यादा वहीं पाए जाते हैं। तो जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है और जिसको कि पेट के अंदर समस्या दिख रही है, तो वहां पर आयुर्वेदिक व्यू लगाना है कि हमें पित्त धरा कला को ठीक करना है, हमें मज्जा धरा कला को ठीक करना है। और जब हम मज्जा धरा कला को, पित्त धरा कला को ठीक करेंगे तो पेशेंट का जो सिर के अंदर पैथोलॉजी बन रही है उसको हम ठीक कर पाएंगे। जब वो ठीक होगा तो पेशेंट का माइग्रेन कम होगा। बहुत बेसिक है, इसीलिए कहा गया कि सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं। और एक बात अब हमें और समझना होगा यहाँ पे कि जो मज्जा धातु है या जो अस्थि धातु है, इसके अंदर विकृति आ रही है, वो अग्नि के कारण आ रही है। और अब हम चलते हैं चरक संहिता में।
तो चरक संहिता के आप देखो कि त्रिमर्म की चिकित्सा जहां वर्णन की गई है, यानी कि बस्ती की बात की गई है, वहां पे हृदय की बात की गई है और हमारे शिर रोग की बात की गई है, यानी जो ब्रेन है उसका, हृदय का, हार्ट का और ब्लैडर का। ब्लैडर यानी कि किडनी वगैरह सारा आप ले लो उसमें। इसका जो बीमारी होने का मूल कारण है वो क्या बताया गया आचार्य के द्वारा कि उदावर्त ही इसका मूल कारण है। अब उदावर्त को यदि आप समझने चलते हो तो उदावर्त फिर पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। हम बात करें हार्ट की, बात करें किडनी की या बात करें ब्रेन की, हम तो घूम फिर के पहुंच रहे हैं पेट पर, हम पहुंच रहे हैं अग्नि की चिकित्सा पर। और इसीलिए हमारा जो एक डिपार्टमेंट है वो काय चिकित्सा है, यानी हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं और इसकी चिकित्सा हमें सीखनी होगी। तभी हम मानस के डॉक्टर बन सकते हैं, हम इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अस्थि रोग की चिकित्सा कर सकते हैं, हम सर्जन बने, जो करना है करो, बट अग्नि ही प्रधान है और अग्नि की समझ हमें होनी चाहिए। इस बात का विचार हमें करना ही होगा। यहां तक क्लियर है? तो अब यहां हमें समझना होगा कि उदावर्त से बताया गया है कि ये सारे रोग होते हैं और उदावर्त के बारे में बताया गया कि जो वेग धारण करने के अध्याय में हमारे टॉपिक्स हैं कि भैया अश्रु का वेग ना धारण करो, पुरुष का वेग ना धारण करो, या आपका शुक्र का वेग ना धारण करो, मूत्र का वेग ना धारण करो, ये बताए गए हैं हमारे पास ना। तो किसके धारण करने से क्या होगा, अब आप सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में जाकर देखो, उदावर्त के नाम पर प्रॉपर एक चैप्टर दिया गया है कि व्याधि हो गई उदावर्त से तो कैसे इसको ट्रीट करें, कैसे इसको ठीक करना है, वहां रेफरेंस दिया हुआ है। तो हमें अपने क्लिनिक में माइग्रेन को या कोई भी बीमारी जो मॉडर्न के नाम से आए, डरना नहीं है, उसको अपने चश्मे पे देखना सीखना है कि कैसे हम इसे देखें। तो ये जो बीमारी हमारे पास नए नाम से आई है या नया कलेवर लेकर आई है, क्योंकि आज दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डॉक्टरों की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हो सकता है कल को किसी और देश का विकास हो, उसकी भाषा बढ़े, तो हो सकता है आप जर्मन पढ़ें, या हमारा विकास हो सकता है आप हिंदी में पढ़ाए सबको। तो भाषा बदलने से विषय नहीं बदलते हैं, विषय वही रहते हैं। इसलिए हमें चिकित्सा करते समय इन विषयों को ध्यान में रखना होगा। और अब जब हमारे पास पेशेंट आया, जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आई है, खास करके महिलाएं, और महिलाओं में प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार महिलाओं के अंदर बार बार यूटीआई होने के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, खास करके यदि नई नई शादियां हुई हैं, न्यूली वेड है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो फीमेल को शुरू शुरू में तो लोग बोलता है कि चलो हनीमून डिजीज है या कुछ ऐसा है कि बार बार यूटीआई बन रहा है, पर हम देखते हैं कि कई बार वो पेशेंट को लंबे समय तक बनता है यूटीआई, यानी जैसे उसने पब्लिक टॉयलेट यूज किया उससे बर्निंग, मिक्चुरेशन, लोअर एब्डोमेन में पेन और पीआईडी के सिम्टम सब डेवलप हो जाते हैं, मूत्रदाह वगैरह सब हो गए। तो अब वो पेशेंट ना अवॉइड करेगी और वेग का धारण करेगी, और ऐसे में जब वेग का धारण करती है तो वो अच्छा, उसके पास ऑफिस का स्ट्रेस है, बहुत सारा काम है, वेग धारण करने से क्या होगा, अपान वायु प्रतिलोम हो गया। अपान वायु का अनुलोमन करना हमारा एकदम एक क्या नैतिक काम है वैद्यों का, कि अपान वायु जो है वो एक्सक्रीट करने के लिए बना है, मूत्र का, पुरुष का, शुक्र का, आर्तों का। अब ये रिवर्स ना हो, अब यदि ये उल्टा होता है तो क्या करेगा ये, अब ये अपान वायु प्रतिलोम तो आमरस की वृद्धि करेगा, समान वायु की दृष्टि कर देगा और ग्रहणी दृष्टि कर देगा। जैसे ही ग्रहणी की दृष्टि हुई या अपान वायु की दृष्टि हुई और ऊपर बढ़कर समान वायु को किया, अब वो समान ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते आपके व्यान उदान ऐसे करते प्राण तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक चीज और कि जहां जहां पर संधियां हैं, जहां जहां पर संधियां हैं वहां वहां पर मज्जा है, और जहां जहां पर मज्जा है, मर्म का परिभाषा आप देखना तो मर्म में क्या कहेगा कि मर्म में प्राण तिष्ठन्ति, मर्म में प्राण होते हैं। तो अब मर्म में यदि प्राण होते हैं तो इसका सामान्य अर्थ है कि अब ये प्राण को भी तुष्टि किया, अब प्राण की दृष्टि हुई तो नियंता प्रणेता च मनसा, मन डिस्टर्ब हुआ, तो आपका एक यूरिन रिटेंशन का कंप्लेन बढ़ते बढ़ते डाइजेशन को डिस्टर्ब किया, सिरासूल जनरेट किया, आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी को ही बढ़ा दिया, और अब आपको एक साइकिक डिजीज का या आपको एक साइकेट्रिस्ट का या न्यूरोलॉजिस्ट का या फिजियोलॉजिस्ट
इस तरह के लोगों का चक्कर लगाने के लिए काम स्टार्ट हो गया। अब आप कभी साइकेट्रिस्ट के पास भागे जा रहे हो, कभी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, कभी आप कहीं जा रहे हो, और बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तभी आपको ऐसा होगा कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से पेशेंट माइग्रेन को लेकर के घूम रहा है, क्योंकि जो कारण बन रहा है वो कारण तो ट्रीट नहीं हो रहा है। क्योंकि पेट कौन देखेगा? तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट। सर कौन देखेगा? तो न्यूरोलॉजिस्ट। मन बिगड़ गया कौन देखेगा? तो साइकेट्रिस्ट। इसके बाद से यदि वो हमारा चूंकि क्या है, उदावर्त बना है, तो किडनी और हार्ट और ब्रेन तीनों जाएगा। तो अब किडनी में प्रॉब्लम आएगा तो कौन देखेगा? तो यूरोलॉजिस्ट। उसके से या नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद से भैया हार्ट में प्रॉब्लम आ गया तो कौन देखेगा? तो कार्डियोलॉजिस्ट। तो अब ये हेतु बना, 10 अंगों को प्रभावित किया, 10 के 10 डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, और सबसे मजे की बात कि जो कारण है उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। तो पेशेंट धीरे 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 करके अब वो व्याधि के चक्कर में फंस गया, और फिर वहां पे वो नहीं निकल पाता। और यही एंट्री होती है एक प्राणाविसर वैद्य की, कि अब हमें इस पेशेंट को बचाना है। कैसे बचाना है, क्या करना है, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से देनी है, कब देनी है, उसके कारण क्या बन सकते हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। जैसे उदाहरण देते हैं, एक पेशेंट है जो शराब बहुत पीता है। उसको प्रतिदिन ऑफिस से निकलने के बाद प्रॉपर अद्धा या खंभा ऐसा अपना भरपूर, ये जब तक वो हैंग आउट ना हो, तब तक शराब पीता है, या हफ्ते में 2-3 दिन पीता है। और इस पेशेंट को माइग्रेन हो गया है, ठीक है, आपके पास आया क्लिनिक में, और आपको करना है ट्रीटमेंट इसका माइग्रेन के लिए। तो अब यहाँ पर आप पेशेंट को नस्य दे दो, या आप किसी कंपनी का पेटेंट मेडिसिन दे दो, या आप किसी पेशेंट या फिर मॉडर्न का ट्रीटमेंट तो ले ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, गैस की दवा, एंटासिड वगैरह ले रहा है। पर आपने यदि पूछा उससे कि भैया आप कुछ अल्कोहल नशा वगैरह करते हो क्या, उसने बताया कि हाँ करता हूं। इसका मतलब है कि अब मद्यपान करने से आम उत्पत्ति होती है। अच्छा, मद्य का गुण जो है वो हमेशा आप देखना कि आम के विपरीत ही होता है। अग्नि का वर्धन करने वाला, स्रोतों का छेदन करने वाला, पर बहु मात्रा में जब लिया जाता है तो द्रव गुण से पित्त प्रकोप करके पित्त की दुष्टि करता है, और फिर वहां आम की उत्पत्ति होती है। अब ऐसा है यदि, तो हमें चिकित्सा करनी है, और चिकित्सा करते समय क्या ध्यान रखना है कि अब कौन से ब्रांड का आप दारू पी रहे हो, पूछो उससे। जो भी शराब वो पी रहा है उसको अब आपका काम है उसको पता करना कि भैया ये किस चीज से बनता है, और उसके विपरीत आपको लगा देना है। तो मद्य की चिकित्सा मद्य से करनी है, और आम का पाचन करना है। अब आप उसको शराब भी नहीं बंद कराए, शराब का आपने केवल तरीका चेंज कराया, या आपने आयुर्वेदिक संजीवनी सूरा हुआ या कोई आसो अरिष्ट दिया जो उसके विपरीत कहने, संविधान ने कहा तो आपको इस तरीके से धान्य का परिवर्तन करना है या ब्रांड का परिवर्तन करना है जो आपको जरूरत लगे, और आप ऐसा करके आम की चिकित्सा कर दोगे तो माइग्रेन चला जाएगा उसका। अब वो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट था, आपके पास आया और आपने ट्रीट किया, पेशेंट ठीक हुआ, कर पाओगे जब आप सिद्धांत को समझे हुए हो। ऐसे ही एक आगे हम लोग हालांकि एक एक टॉपिक पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं एक आपको रफली एक खाका दे रहा हूं कि आप समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, और फिर आपको उन सब चीजों को समझना होगा। जैसे कोई एक पेशेंट है और इसका कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से, कॉन्स्टिपेटेड है, और कॉन्स्टिपेटेड पेशेंटों को यदि माइग्रेन का प्रॉब्लम ट्रिगर हो, और वो मॉडर्न की मेडिसिन में क्रीमाफिन वगैरह ले रहा है, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो रहा है, माइग्रेन उसको ट्रिगर फिर भी करता है, लेकिन आपको हिस्ट्री मिल जाए कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, उनका क्रीमाफिन बंद करके अपना कोई चालू कर देंगे। क्या करेंगे, तो अपना हम लोग हो सकता है कि पंचकार दे दें, कोई कुछ और मेडिसिन दे दे। तो इससे क्या होगा, आप उसको रुक्षता दे रहे हो, आपने चूर्ण दिया, रुक्ष विरेचन करा रहे हो, और बात प्रकोप होगा। और हमारे लिए पक्वासे मतलब अस्थि धरा कला का मूल स्थान, ऐसा आप सोच कर चलो, क्योंकि हमें पक्वासे को केवल रेक्टम नहीं समझना कि मलाशय भैया वहां पे मल है, मल को बाहर निकाल देना है, बस काम खत्म। नहीं, यदि पक्वा से डिस्टर्ब होगा हमारा तो पूरा अस्थि धरा कला डिस्टर्ब होगा। अस्थि धरा कला यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो अस्थि में मज्जा रहता है, वो भी डिस्टर्ब होने वाला है।
तो इसलिए हमें क्या करना है कि यदि कोई पेशेंट जो काफी कॉन्स्टिपेटेड है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड है, या कोई क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन लेकर के आया है, या कोई आपको चमड़े की कोई ऐसी बीमारी लेकर आया है जो कि इन्फेक्शन से हुआ है, वैसा यदि केस है और फिर उसको हेडेक है, जैसे कई बार सोरेटिक हेडेक माइग्रेन होता है, सोराइसिस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, माइग्रेन हो गया, सोराइसिस हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अस्थमा हो गया, या कई बार सोराइसिस हुआ और अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा यदि केस मिलता है तो वहां आपको रुक्ष विरेचक देना ही नहीं है। हाँ, अश्वकंचुकी उसमें काम करता है जो कि रस औषधि है। आरगवत कषाय यदि आप देते हो, कोई भी दुनिया का फंगल इन्फेक्शन हो, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, और यदि आपने आरगवदादि कषाय उसको देना स्टार्ट किया, आरगवद लो, पानी में उसको हिम की तरह बनाओ, काढ़ा बना सकते हैं या हिम फांड दे सकते हैं। यदि आप लगातार देना स्टार्ट करते हैं 100-100 ml करके सुबह शाम, तो 90 दिनों के अंदर कोई भी इस तरह का बीमारी हो, 90-95% चांसेस है कि वो सारे के सारे सबसाइड हो जाते हैं और आपका माइग्रेन भी वहां पर ठीक होता है। लेकिन एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक और नया चीज बताना चाहूंगा कि पेशेंट हमारे पास आया माइग्रेन, हिस्ट्री मिला कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और यदि हिस्ट्री मिले कि लॉन्ग टर्म से वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे आपका पेंटोप्राजोल, रेमेप्राजोल, ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहा है, तो पेशेंट एनीमिक भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि हम पीपीआई लेते हैं या कुछ भी एंटी एसिड वगैरह लेते हैं, तो एसिड का जो अमाशय के अंदर कंसंट्रेशन है, जैसे कम करेंगे तो आयरन इंटर नहीं करता है ब्लड स्ट्रीम में, और वहां पे हमें आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी होने से एनीमिया डेवलप होने लगता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें क्या समझना है, इसका ट्रीटमेंट करना है माइग्रेन का, क्योंकि पेशेंट माइग्रेन लेकर आया है, पर सबसाइडेड जो उसके बाकी ब्रांचेस निकले हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिपेटेड है या ये है वो है, उसको भी ठीक करना है। तो कैसे करेंगे उसमें? अब आप डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन ऐसा मत दो जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के नाम पर है, क्योंकि आपकी एक एक टैबलेट उसके बीमारी को और जीर्ण और जीर्ण और जीर्ण बनाते चला जाएगा, क्योंकि वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो पेट साफ करने के नाम पे बिकते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर पद्धति में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट का पहले शिरोधारा करना है। शिरोधारा क्यों करना? क्योंकि पहले अब हम उल्टा चलेंगे। कॉन्स्टिपेटेड है, हम पहले प्राणवायु को ठीक करेंगे, सिरोपीचू कर सकते हैं, नश्य करेंगे। जब ये सारा काम हो गया तब हम करेंगे यकृत का उत्तेजना। यकृत उत्तेजक के तौर पर हम कुटकी दे सकते हैं, कुमारिका दे सकते हैं, इस तरह के द्रव्यों का हम सिलेक्शन करेंगे जो यकृत की उत्तेजना को करे, और फिर अभ्यांतर स्नेहन करना होगा। अब ये अभ्यांतर स्नेहन क्या है? तो आचार्य चरक ने लिखा कि फाणित जो होता है वो अभ्यांतर स्नेहन के लिए ठीक है। अब फाणित क्या होता है? तो एक हमें लेना है, आपको 2 ग्लास गन्ने का जूस, और उसमें हम उसको हमको आग पे चढ़ाना है, गरम करना है। जब वो 1-2 ग्लास लिए हैं, यानी हमने सपोजेट लिया 500 ml, उसको बर्न करके हमें 150 ml तक लाना है, वो फणित बन गया। ऊपर के जो उसके एक लेयर बनता है मलाई, उसको निकाल के हटा देना होता है, वो बेकार चीज है। बाकी जो नीचे का बना हुआ मैटर है वो फणित है, उसको घी में मिक्स करके पिलाना है पेशेंट को। इससे क्या होगा? अभ्यांतर स्नेहन होगा। तो फणित और घी जब पेशेंट को दिया जाएगा तो अभ्यांतर स्नेहन होता है, और इसके बाद अब आपका अश्वकंचुकी या आपका कोई विकल्प अब वो काम करेगा, क्योंकि अभ्यांतर स्नेहन हो गया। अब अंदर से बात का हमने समन कर दिया तो पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट आपको कई बार ऐसे पेशेंट मिलते होंगे क्लिनिक में जिनका कि पेट साफ नहीं हो रहा है, वो पिछले 10 घूम चुके हैं और पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, और आप भी अनावश्यक बहुत सारे कल्प दे चुके हैं और फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग बोलता है भैया इसको दिमाग खराब है, साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो या कहीं इधर भेजो, या कई बार डॉक्टर उस पेशेंट के साथ अननेसेसरी जांच कराने स्टार्ट कर देते हैं। ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, कैंसर का भी करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, इंडोस्कोपी करा लो, सब कुछ करा लो, और निकलता कुछ नहीं। तो वैसे केसेस में भी जो अभ्यांतर रुक्षता है उसको ठीक करने के लिए हमें इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं, यदि कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा है जिसको पित्त के लक्षण हैं और प्रोमिनेंट पित्त के लक्षण हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्या करें, सीधे गोल्ड आइटम में उसका प्रवेश होता है, बहुत खुश होकर
गोल्ड आइटम देता है। गोल्ड आइटम में क्या देगा, स्वर्ण सूत शेखर रस, या आपका कुछ ऐसा देगा, या किसी कंपनी का पेटेंट दे देगा, या कामधुप पंचामृत रस, ऐसा सुधा कल्प देता है, उसका मेंशन किया है। आप प्रयोग करो, या यष्टि मधु और कुटकी। तो यष्टि मधु यानी मुलेठी और कुटकी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, यदि आप घी के साथ दो या ऐसे भी देते हो तो पेशेंट के पित्त को बहुत स्मूथली कम करता है। कुटकी भेदन भी करता है, रेचन भी करता है, पित्त का स्राव भी करता है, यष्टि मधु भी पित्त शामक है, और आप देखो सर्वाधिक महाकषाय में वर्णन है। तो ये दोनों मिलकर इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बनाता है कि मुझे लगता है कि आज के डेट में यदि आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सुबह 10 बजे और 2 बजे यदि आपने कुटकी यष्टि मधु देना स्टार्ट कर दिया तो क्या मेरी आवाज ड्रॉप हो रही है क्या? जी सर, बीच बीच में थोड़ी सी हो रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जब पेशेंट हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसको पित्त की प्रॉब्लम बनी हुई है, लंबे समय से पित्त की प्रॉब्लम बनी हुई है, और हम बहुत महंगे कल्प नहीं देना चाहते हैं, तो यष्टि मधु और कुटकी का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहो दे सकते हो। सुबह 10 बजे और 2 बजे यदि आपने देना स्टार्ट कर दिया पेशेंट को, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द ही उसके पित्त कम हो जाते हैं, यकृत की उत्तेजना अच्छी हो जाती है, मलावस्तंभ टूट जाता है, और पेशेंट को फायदा होता है। यदि वात के लक्षण ज्यादा दिखें तो घृत के साथ दे दीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, पेशेंट घी नहीं ले पाता है, क्योंकि घी में कुटकी मिला के लेना पे बड़ा कड़वा स्वाद होता है, तो नहीं ले पा रहा है, तो क्या करना है हमें, यष्टि मधु और कुटकी की फंकी देनी है उसको, और साथ में दूध में घी मिलाकर पिला देना है अनुपान के तौर पर। वो बहुत सही तरीके से अभ्यंतर स्नेहन कर देता है, वात का समन कर देता है, और साथ साथ पित्त का भी समन करता है, और बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है हमारे क्लिनिक में, कोई एक नए उम्र का लड़का यदि आता है, इसका उम्र 20 है, 18 है, 19 है, ऐसा, और उसका जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और वहां पे हमें हेतु मिले शुक्र क्षय जन्य, शुक्र क्षय हुआ, इसके चलते क्या हुआ, या धातु क्षय हुआ, इसके कारण क्या हुआ, शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ा। अब देखो एक बात समझना है कि जो पेशेंट है यदि शुक्र क्षय करता है तो शुक्र का एक गुण है स्निग्ध, और हमें लगता है कि यदि शुक्र क्षय होता है तो सबसे पहले जो शरीर से कोई एक गुण कम होता है तो वो स्निग्ध गुण ही कम होता है। तो जो लावण्य बोलते हैं ना कि ये बहुत ओजस्वी है या बहुत वीर्यवान है, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, चेहरे पर जो चमक होता है, जो ग्लेजिंग होता है, जो लावण्यता है, उसको देख करके। तो जब भी शुक्र धातु की कमी होगी तो लावण्यता गायब हो जाएगा, स्निग्धता गायब हो जाएगा। अब स्निग्धता केश में, स्निग्धता वाणी में, स्निग्धता त्वचा पर हम देख सकते हैं। तो जब स्निग्धता कम होना स्टार्ट हो गया पेशेंट का, इट मीन्स कि शुक्र धातु क्षय हो रहा है। अब शुक्र धातु क्षय हुआ, स्निग्धता कम हुआ, पेशेंट के अंदर पित्त विकृति हुआ, अग्निमांद हुआ, पेशेंट हमारे पास आया सिरासूल लेकर। तो वैसे केसेस में आप आमलकी का प्रयोग यदि घृत के साथ भी कराते हो तो सिरासूल चला जाता है। तो हर बार आपको माइग्रेन यदि डायग्नोस होकर पेशेंट हमारे पास आया है तो हमारी दृष्टि में माइग्रेन मीन्स माइग्रेन नहीं होना चाहिए, हमारा अपना डायग्नोसिस होना चाहिए, जो मैं पिछले आपको कुछ समय से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी जो चाहे हमने देखा है कि जो वैद्य है वो रिपोर्ट्स भेजते हैं, और रिपोर्ट भेजने के बाद वो चाहते हैं कि हमको ट्रीटमेंट बता दी जाए, कैंसर का ट्रीटमेंट है सर, ये आपका पेट स्कैन का रिपोर्ट है, या ये फला चीज का रिपोर्ट है। भैया रिपोर्ट का वात पित्त कफ एनालिसिस नहीं करना है, आप जब रिपोर्ट भेजोगे, रिपोर्ट देखना है हमें, लेकिन क्लिनिक में सबसे पहले पेशेंट को देखिए, उसके बात को सुनिए, उसके बाद से कब बीमारी स्टार्ट हुआ, कैसे बीमारी स्टार्ट हुआ, इस विषय पर ध्यान दीजिए। उसके बाद उसके लाइफस्टाइल को एक बार ऑब्जर्व करिए। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब आप माइग्रेन में एंटर कीजिए, आप उसके सिम्टम्स देखिए, जो पहले का ट्रीटमेंट कराया है वो देखिए, अब आपके लिए ठीक है। पर पहले आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिए तो सही।
जैसे रिसेंटली मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई और उनको सेम यही कंप्लेन था, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और इसके साथ में माइग्रेन और एनीमिक पेशेंट थी। तीनों ही कंडीशन था, और खास बात कि उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। अब ये जब क्लासिकल पिक्चर सामने आ रहा है, और ट्रीटमेंट में क्या है भैया, डूफालेक ले रही हैं, एंटासिड ले रही हैं, पेंटोप्राजोल भी ले रही हैं, माइग्रेन के लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है, एम्लोटिपिन वगैरह, कई चीजें चल रही है, नींद की दवा चल रही है, फिर भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं, चिड़चिड़ाया सा, मलिन सा मुख, एकदम क्लांत जो भाव बोलते हैं, एकदम दुखी, चिड़चिड़ाया हुआ, चिकित्सा से नाराज, ऐसी पेशेंट थी। मैंने भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और मैं अपने ट्रीटमेंट में हमेशा नोटिस किया हूँ कि यदि हेतु मिल जाए, तो बोलते हैं ना कि सारी कमाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो भाई जोरू का भाई इतना इंपॉर्टेंट होता है हेतु। तो केस क्या था कि अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, माइग्रेन है, मैंने कॉन्स्टिपेशन देखा, कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से मैंने मेडिसिन सेलेक्ट की, और माइग्रेन के लिए मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैंने दिया कल और असफल हो गया। 2 बार लगातार असफल होने के बाद तीसरी बार में आप नोट करना कि पेशेंट को पंचकार भी चल रहा था, पेशेंट खुद से ही ले रहा है, बंद करने के लिए रेडी नहीं है, आपका त्रिवृत्ता व लेहम असफल हो रहा है, वहां पर अशोकंचुकी रिजल्ट नहीं दे रहा है, फणित पेशेंट ले नहीं रहा है। अब ऐसा जो कंडीशन हमारे पास बन करके आया, इसमें क्या करना है कि बीमारी कब हुई, कैसे हुई, सब चीजें जब मैंने बात करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि उस महिला को 8 महीना की एक प्रेगनेंसी थी, और वो खराब हो गया था। 8वें महीने में गर्भपात हुआ और बच्चा सरवाइव नहीं किया, और उसके कुछ दिन के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हेतु क्या बन सकता है, तो एक तो है कि जिस समय उसका 8 महीने का बच्चा खराब हुआ, तो उसमें धातु क्षय हुआ, धातु क्षय हुआ, तो जो सूतिका परिचर्या होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं की गई, और वहां पेशेंट को वातादि प्रकोप होने से व्याधि उत्पन्न हो गया। एक तो ये। दूसरा कि मानसिक आघात लगा, और आप जानते हो कि चिंता, शोक और भय से रस धातु दृष्टि, रस धातु से फिर आगे की धातु की दृष्टि होंगी। मैंने दोनों ही चीजें ध्यान देने के बाद जब उससे बात हुई, तो जो उसका ये बच्चा है, अभी जो करेंटली एक बच्चा उसका है, उसको ऑटिज्म है, और दूसरे बच्चे से उन लोगों ने बड़ा मतलब एक भावनात्मक जुड़ाव रखा था, और वो बच्चा खराब हो गया था। तो मैंने उसमें जो हेतु लिया वो लिया मानस का, और फिर अपना जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने शिरोधारा किया, नस्य किया, सूक्ष्म रजत जटामानसी योग का प्रयोग किया, यानी कंप्लीटली ट्रीटमेंट हमारी स्विच कर गई कि जो उसको सदमा लगा, जो उसको शोक हुआ, उस शोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और शोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद सामान्य कल्प, अव्यारिष्ट वगैरह से भी पेट साफ होना स्टार्ट हुआ, और माइग्रेन कम हुआ। दैट मीन्स के हेतु हुआ, इंपॉर्टेंस बहुत है ट्रीटमेंट में, आपको हेतु पकड़ने आना चाहिए, हेतु को पकड़ने का प्रयास करना है, और हेतु जरूरी नहीं कि एक कंसल्टेशन में आपका कंप्लीटली पिक्चर आपके पास आ जाए, 2, 3, 4 कंसल्टेशन भी लग सकते हैं। प्रयास करना है, यदि असफलता आ रही है तो, कि बीमारी को क्योर कैसे किया जाए, तो हेतु पकड़ना है, लक्षण को सम्यक तरीके से देखना है, फिर औषधि का प्रयोग करना है। यानी कि केवल गोदंती के भरोसे, केवल सिरसुरादि वज्ररस, केवल पथ्यादि काढ़ा, इन सभी के भरोसे हमें माइग्रेन को लेकर के नहीं चलना है। हमें माइग्रेन को एज इट इज आयुर्वेद में जैसे बताया गया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो हमें सीखना होगा, और फिर हम मानस के हो, फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, पैथोलॉजिकल हो, कोई भी डिजीज हो, हम अपने फ्रेम में बिठा करके बहुत अच्छे तरीके से इसे सीख सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ एक ऐसे कल्प हैं, कल्प ऐसे होते हैं कि जो इतने अच्छे काम करते हैं कि यदि आपको केवल एक आध सिम्टम्स में मिल जाए तो वो रिजल्ट दे देते हैं। ऐसे कल्प हैं, जैसे किसी पेशेंट को यदि दिन में सूर्योदय के साथ सरदर्द स्टार्ट हो, शाम तक सूर्यास्त के बाद सरदर्द कम हो जाए, सूर्यावर्त जो क्लासिकल लक्षण है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है, तो केवल इसको ध्यान में रख करके आप तंत्रोक्त जो कल्पनाएं हैं, जिसमें की है कि अर्क का श्रृंग, अर्क मतलब होता है अकवन या मदार, कैलेस्ट्रोपिस प्रोसेरा, इसका जो आपको श्रृंग है उसको आप तोड़िए, गुड़ में मिलाइए, सूर्योदय से पूर्व मरीज को खिला दीजिए, तो इससे भी वो बहुत अच्छे तरीके से चला जाता है। 2, 4, 5 दिन में ही उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये कल्प जो है, या फिर आपका श्वास कुठार रस, ये सूर्यावर्त में बहुत अच्छा काम करता है, तो ये आप प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन और इससे आपके 50-60% केसेस ठीक भी होते हैं।
लेकिन जो स्पेशल दृष्टिकोण मैं देना चाह रहा हूँ तो वो मैं आपको अभी बताने का प्रयास किया। और इसके साथ अब हम लोग धीरे धीरे करके इस मानस रोग के, इस न्यूरोस्पाइन के सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे इसमें इसकी पूरी डिटेल संप्राप्ति कैसे होगी, पेशेंट हमारे पास किस तरीके से आएगा, शिरो रोग कितने तरह के हमारे पास आते हैं, किस तरह का क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रेजेंटेशन होगा, और उसका मॉडर्न का नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने व्यू में देखें और गारंटी हमारी शास्त्र लेती है और हम सभी प्रैक्टिस उसी के भरोसे कर रहे हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। एक कल का मैं वाकया आप लोगों को बताऊं। एक डॉक्टर हैं, समिता से हैं, समिता से पीजी की हुई हैं और साथ साथ उनका अपना बच्चा, उनका अपना बालक जो 2 साल का है, उसको डायरिया पिछले 17 दिनों से कंटिन्यू था। तो अब ऐसे केसेस में क्या है कि माँ है इसलिए घबरा गई और उन्होंने कॉल किया क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उसमें कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोई क्रॉन्स डिजीज, कोई अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस बना रहे हैं। कुछ लोग आईबीडी बता रहे थे और फिर उसमें कई सारे जांचें वगैरह बहुत सारे प्रक्रिया हो रहे थे, क्योंकि 17 दिन से कंटिन्यू डायरिया बना हुआ है, तो इसके कारण ये समस्या है। अब ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और लोग आयुर्वेद में क्या सोचते हैं कि इमरजेंसी का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो क्या किया जाए। बच्चा है तो आपके बहुत सारे कल्प तो लेगा नहीं, कुटिजा वाले वगैरह आप दोगे तो बच्चा 2 साल का है तो खाएगा नहीं। तो एक ग्रंथ है अपना अगस्त संहिता में एक कल्प दिया हुआ है कि जैसे हम लोग ग्रीवा बस्ती करते हैं, कटी बस्ती करते हैं या शिरो बस्ती करते हैं, वैसे ही हमें नाभि की बस्ती करनी है। नाभि पर अब हम लोग क्या करते हैं, उड़द के आटे का एक घेरा बनाते हैं और उसमें हम लोग तेल या घी या कुछ जैसा कल्प देना है वो हम लोग डालते हैं। बट इसमें क्या उन्होंने बताया है कि आप आंवले की पिष्टी यानी आंवले को का चूर्ण लो, उसको आप आटे में गूंथो और उसके पेट के चारों तरफ एक घेरा बनाओ और उसमें अदरक का सोलह भर दो, तो घोर अतिसार रुक जाता है, घोर अतिसार रुक जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जब घोर अतिसार रुक जाता है तो ये केस तो हमारे पास अतिसार का ही है और पेशेंट आईसीयू में था। तो मैंने ये बोला कि मैम आप एक काम करो, बच्चे का ये प्रोसेस कर सकती हैं आप। तो बोली कि सर ये मैं घेरा वगैरह तो नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप नाभि में अदरक का रस डालना स्टार्ट करो। और उन्होंने बताया कि कल रात में उन्होंने डाला और आज शाम तक उन्होंने बताया कि जो बच्चा 40-40 मिनट पर 100 ml वाटर डिस्चार्ज कर रहा था, लगातार फ्लूट पे था, वो कल से अभी तक आते आते 3 से 4 घंटे पर स्टूल कर रहा है, बधा हुआ स्टूल कर रहा है और अब 5 से 10 ml ही वाटर डिस्चार्ज है। यानी अभ्यंतर आपने कोई मेडिसिन नहीं दिया। डायग्नोसिस उनकी होने दो, वो आपका कुछ भी करे, क्रॉस डिजीज कर लें या कुछ भी कर लें, आईबीडी कर लें। हमने क्या किया, हमने केवल अग्नि का संदूषण किया और पेशेंट को फायदा दिखा आपके सामने। तो इस तरीके से जो हमारे छोटे छोटे कल्प हैं, जो छोटे छोटे हमारे अदरक क्या है, ग्राही गुण का है, मल को गाढ़ा करके निकालता है। शास्त्रोक्त कल्पना है कि बच्चा नहीं ले पा रहा है तो त्वचा भी तो हमारा सांस लेता है, त्वचा भी तो भ्राजक पित्त रखता है। तो इस विचार से हम लोगों ने किया। नाभि क्या है, नाभि हमारे सारे इंद्रियों का मूल स्थान है, हमने वहां मेडिसिन डाली और रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। अब आगे जाकर हम उसका आम की चिकित्सा करेंगे, लोग आगे जो जो प्रॉब्लम बनेगा उसको ध्यान देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि बच्चा जो है इसको दूध से इंटॉलरेंस है, जो कि अभी रिपोर्ट में आया, यानी दूध उसे नहीं पचता है। अब यहाँ एक बात विचार किया गया, हमने उनको बोला भी कि मैम हम एक स्तनधारी प्राणी हैं, माँ का दूध पीना हमारा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक जन्मसिद्ध अधिकार है और दूध नहीं पचेगा, ये कैसे हो सकता है। दैट मीन्स ये है कि जो सूतिका परिचर्या में जो हमें सूतिका को ध्यान रखना चाहिए था, जो माताओं के लिए बताया गया है कि उनके क्षीर का शोधन होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने एक उनसे सामान्य क्वेश्चन पूछा कि प्रेगनेंसी के दरमियान कुछ बहुत गंदा वाला स्ट्रेस आया था क्या आपके लाइफ में। उन्होंने बताया कि हाँ सर, 5वें-6ठे महीने में आया था। उसके बाद क्योंकि उस समय उनका कोई व्यापार वगैरह था जो कम्प्लीटली क्रैश कर गया था, उसमें बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आया था। तो हेतु मिल गया आपके पास। गर्भावस्था के दरमियान 5वें-6ठे महीने में क्या होता है, षष्ठे हृदय, 6वें महीने में बुद्धि बनता है, हृदय का निर्माण होने वाला काल है। ये सब जो काल है इसमें ही स्ट्रेस है।
अच्छा, स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? तो रस धातु विकृत हुआ, किसका? माँ का। रस धातु विकृत होगा तो स्तन्य आर्तो किसके हैं? माँ के हैं। स्तन्य आर्तो डिस्टर्ब होंगे तो स्तन्य उधर बिगड़ गया, इधर बच्चे के अंदर स्तन्य को पचाने की क्षमता डिस्टर्ब हो गई। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना एक फ्लो चार्ट बना के देखो कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। अब क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस है, केस आपके पास आ गया। क्या करे भैया? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए एक तरीका है कि दूध पीना बंद कर दो। पर हमारे यहाँ कहा गया है कि भैया शुक्र को बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? दूध है। अब दूध ही नहीं पच रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो हम उसमें अब यहाँ पे आयुर्वेद का एक विचार करना है। पहला क्या कि जो हमारा गर्भ में काम होना चाहिए, गर्भ के बाहर कराना है। कैसे होगा? मासानुमासिक कल्पना स्टार्ट करो। मासानुमासिक हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी के दरमियान प्रमास बटी, द्विमास बटी, त्रिमास बटी ऐसा देते हैं। अब बच्चा बाहर आ गया तो हमें क्लासिकल काढ़े देने होंगे। पहला काम उसको स्टार्ट करो। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये कल्पना देना है। साथ ही स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करना है और जिस महीने में जो बनता है शारीरिक स्थान उठा करके हमें देखते चलना है और उसकी मेडिसिन लगाती जानी है। आपका पेशेंट वहां पे ठीक हो जाएगा। तो ये सामान्य से जो तरीके हैं, जो बहुत बेसिक अप्रोच है, यदि आप सीख लेते हो तो दुनिया का कोई भी व्याधि हो, इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत तो आपको आगम से सिद्ध शास्त्र है। आगम मतलब भगवान शिव से उत्पन्न होने वाला शास्त्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, मंत्र के समान प्रयोग करना है, बहुत विचार नहीं करना है। जब आज ऐसी प्रतिज्ञा कौन करता है यार कि मैंने किताब लिख दी, अब इससे बाहर कुछ नहीं है, जो यहाँ चिकित्सा नहीं है वो कहीं चिकित्सा नहीं है। भाई इतना कॉन्फिडेंस, और ये पिछले 5000 बरस से उसमें कोई इफ और बट नहीं लगा पाया। उस पर भरोसा करिए, उसको सीखने का प्रयास करिए, और वही सिखाने के लिए जितना मेरी समझ है मैं आया हूँ और आपको सिखाऊंगा। बट मुझे आपसे एक अपेक्षा है, और वो अपेक्षा ये है कि आप अपने जो भी आज तक सीखा है, मॉडर्न का जो सीखा, होम्योपैथी सीखा, दुनियादारी सीखा, थोड़ी देर के लिए उसको खाली करें और जो मैं बता रहा हूं उसको सीखें। और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। पर एक बार आपको रिक्त होना होगा ताकि ये ज्ञान उसमें भरे, और फिर आपको प्रैक्टिस में अप्लाई करना होगा। फिर देखो कितना मजा आता है। और जहां दिक्कत होता है वहां तो मैं हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको सदैव हेल्प करूंगा। ठीक है? तो इस तरीके से अब आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद से अब कल से हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत पेशेंस के साथ आपको अपना नोटबुक वगैरह लेकर आना होगा, क्योंकि अब हम लोग अवगाहन करेंगे शास्त्र का, अच्छे तरीके से सीखेंगे शास्त्र को। तो थोड़ा डीप चलेंगे, और वो चीजें तब होगी जब आप बहुत रिलैक्स होकर कॉफी पीकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर, सब कुछ खा पी कर इत्मीनान से बैठो, और फिर मजा आएगा। ठीक है? और फिर चलेंगे हम लोग समिताओं की दुनिया में, समिताओं के साथ खेलने के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहता हो, आप बेशक पूछ सकते हैं। सर लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए आपने ट्रीटमेंट क्या बताया? थोड़ा छूट गया मेरा बीच में, फिर क्या करें? लैक्टोज इंटॉलरेंस यदि है बच्चे को, तो पहला है कि जो अपने यहाँ स्तन्य शोधन के द्रव्य दिए गए हैं, जो माता के दुग्ध को ट्रीट करने की चिकित्सा बताई गई है, उसका प्रयोग करना होता है। मासानुमासिक जो चर्या में हमारे यहाँ काढ़े बताया गया, प्रमास, द्विमास, त्रिमास, चतुर्थ मास, ये लगातार अप टू 9 मंथ देना है। और साथ ही साथ इसमें ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, यानी कि स्तन्य की चिकित्सा, ग्रहणी की चिकित्सा, और साथ में मासानुमासिक। ऐसा यदि हम करते हैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस चला जाता है। सर एक बेबी क्वेश्चन ऑलरेडी था बॉर्न हो सर। गया, सर बेबी तो ऑलरेडी बॉर्न हो गया, उसके बाद मासानुमासिक तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकती हैं? बच्चे को पिलाना है। अच्छा अच्छा, यू नो। जैसे सपोज कोई एक बच्चा है और हृदय का निर्माण चौथे महीने में होता है, चतुर्थ। चतुर्थ मास में। चतुर्थ। अब हमारे पास एक 60 वर्ष का पेशेंट आया और उसका रिपोर्ट आ रहा है कि हृदय जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, उसके वाल्व खराब हो रहे हैं, वाल्व श्रिंक हो रहे हैं, ऐसा चीजें हम लोग देखें। अब हमें क्या करना है कि हृदय की उत्पत्ति करनी है, हृदय को रिजुवनेट करना है। कैसे होगा? तो जो काम माता के गर्भ में हो सकता है वो बाहर भी होगा। तो हम क्या करेंगे? प्रमास का काढ़ा और चतुर्थ मास का काढ़ा एक साथ चालू करेंगे। ठीक है? फिर द्विमास का काढ़ा, चतुर्थ मास का काढ़ा साथ चलाएंगे, त्रिमास का काढ़ा, चतुर्थ मास का काढ़ा एक साथ चलाएंगे।
और इसके साथ साथ अब हृदय पे एक्ट करने वाले जो रसायन हैं, जैसे सहस्त्रकुटी, अवरक और अर्जुन, ये कॉम्बिनेशन या हृदय कॉम्बिनेशन हम देंगे वहां पे और रसायन चिकित्सा करेंगे, तो हृदय रिजुविनेट होगा, जो वाल्व खराब हो रहा है वो वापस से बनेगा। लेकिन तरीका हमें ऐसा नहीं समझना है कि यष्टि काश्मर्यादि कल्प जो है वो शुष्क ग्रह की शुष्क गर्भ की चिकित्सा है, तो हम बच्चों को नहीं खिला सकते, वो भी यापन करेगा। बच्चा सूखा है, गर्भ में है, तो उसका यापन करे, तो बाहर निकलने में क्यों नहीं यापन करेगा? तो ओके हमें सर। कल्प को समझ करके चिकित्सा देना है, और इसीलिए पहले हम काय चिकित्सक हैं, बाद में हम फर्टिलिटी एक्सपर्ट बनते हैं, बाद में हम बाल ग्रह के या आपके सालाक्य के या वट एवर जिसके भी हम स्पेशलिस्ट बने, लेकिन काय चिकित्सक हैं, ये विचार आपको ध्यान रखना है। और सर, एक स्तन्य क्वेश्चन शोधन था। की और स्तन्य शोधन की, एक मिनट मैम, सर स्तन्य शोधन और गृहिणी की चिकित्सा तो माता में करेंगे ना, और मासानुमासिक की अलग में? बच्चा का इंटॉलरेंस जो है वो बच्चे के जन्म होने के हाँ बाद सर। आपको पता चला। अब बच्चा यदि दूध पी रहा है, उस समय दिक्कत आ रहा है, तो माता की चिकित्सा होगी। लेकिन बच्चा 2-3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का है, 50 साल का है, और मिल्क इंटॉलरेंस अब हुआ, तो हमें चिकित्सा तो उस पेशेंट की करनी है, उसकी मम्मी का थोड़ी करना है। जैसे कोई 60 मम्मी, वर्ष का आदमी है, उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो ट्रीटमेंट हमें उसकी फीडिंग मम्मी वाले को थोड़ी बच्चे दवा का। खिलाने जाएंगे कि लो ये मासानुमासिक आप पी लें, नहीं। तो इसका करना है पेशेंट का। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन था। आपने जैसे ये बोलते हैं कि सर्वे रोगापि मंदाग्नौ, सारे रोग मंदाग्नि से होते हैं, पर सर जब तीक्ष्णाग्नि होने के कारण जो भी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम हो रही है या भस्मक जैसे रोग हो रहे हैं, तो वो तो मंदाग्नि के अंदर नहीं आते सर। तो इस तरह देखो यहाँ पे, कैसे हाँ हम यहाँ समझेंगे? पे हमें ये समझना है कि जो अग्नि है, जब वो अपना स्थिति छोड़ दे, यानी अग्नि का काम क्या है? सारे धातुओं का पोषण, सॉरी, सारे धातुअग्नियों का पोषण करना, सारे भूताग्नियों का पोषण करना, और जठराग्नि का पोषण करना। ठीक है, ये उसका सामान्य काम है। और अब ये अपना काम छोड़ दे, ये अपना काम छोड़ दिया, यानी इसका जो मूल काम है वो ढीला पड़ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका ध्यान, जैसे कोई बच्चा है, पढ़ने वाला है, पढ़ने में अच्छा लड़का है, और अब वो लड़का स्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया और एग्जाम्स में उसके नंबर कम आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि लड़का पढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, वो खेलने में बहुत अच्छा निकल गया, वो अलग बात है, लेकिन उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। वैसे ही अग्नि जब अपना मूल काम छोड़ देता है, तो वो अन्य अन्य कामों में अपने आप को बांट लेता है, और जो उसका मूल काम है जब वो छूटता है, तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं कि मंदाग्नि हो गया है। मंदाग्नि का मतलब 2 अर्थ होता है। एक होता है कफज वाले में, जो हम लोग पढ़ते हैं कि वात से विषमाग्नि हुआ, पित्त से तीक्ष्णाग्नि हुआ, कफ से मंदाग्नि हुआ, वो। और एक शारीरिक भावज है। यहाँ पे क्या है कि अग्नि अपना काम छोड़ा, अन्यत्र काम करने लगा, जिसका मूल काम है, जब वो कम होगा तो हम बोलेंगे कि भैया ये अग्नि आलस कर रहा है, मंद पड़ गया है, अपना मूल काम नहीं कर रहा है, इसको रिस्टोर करना है। ठीक है, सर, ये भस्मक उसका रोग भाव फिर है। मंदाग्नि से ही होने वाला बीमारी बोलेंगे हम? देखिए, भस्मक रोग जो है उसका कहानी है कि पित्त के साथ जब वहां पे बीमार गमन किया है, बीमार गमन होता है वहां पे, है तो बीमारी वो अग्नि का ही। और अग्नि में क्या समझना है हमें कि अग्नि अपना मूल काम करना छोड़ दिया, डेट मीन्स कि वो मंदाग्नि है। ठीक है, जब अपने साम में काम करेगा तो वो अग्नि सम है, और नहीं तो फिर वो मंदाग्नि है। और जो अग्नि की आप बात कर रही है, मंदाग्नि वाला जो कफज वाला पेशेंट लोग होता है, वो अलग भाव है, और ये अलग भाव है, दोनों अलग अलग भाव है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। सर, मेरी 11 साल की बेटी है, उसको फेस पे वाइट पैचेस आ जाते हैं मिल्क से, तो क्या करना चाहिए? उसको कृमि कुठार वगैरह ऐसे मैंने बहुत दिया, पर मिल्क शुरू किया तो फिर से हो ही जाता है, वाइट उसके पैचेस चेहरे आते हैं चेहरे पे। चेहरे पे सिर्फ। हाँ हाँ, मिल्क बंद किया तो कुछ चला जाता है, फिर वो 5-6 दिन के बाद अगर कंटिन्यू किया तो फिर, और कृमि की चिकित्सा भी दी तो भी मतलब रहते ही है, जाते ही आम नहीं। के बारे में आपने विचार किया क्या? नहीं सर। आम देखो आयुर्वेद की चिकित्सा में हमें बहुत बेसिक देखना है। आहार, हम्म, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, हाँ त्रिउपस्तंभ है। हाँ खाना कैसा हाँ। खाता है, निद्रा कैसा है, और हम्म ब्रह्मचर्य के बारे में विचार कर लेना है। 3 चीजें हो गई। हम्म ब्रह्मचर्य का यहाँ पे एक तो मैथुन से अर्थ होता है,
एक होता है उसके मानस स्थिति के बारे में विचार करना, ठीक है कि मानस कैसा है इसका, तो ये देख लेना है। इसके बाद हमें क्या Okay. देखना है, आम की चिकित्सा में सारी बीमारी के अवस्था में हम देख रहे हैं क्या है, आमावस्था, निरामावस्था, सामावस्था, निरामावस्था। तो पहले क्या है कि हमें आम देख लेना है, व्याधि देखना है, फिर चिकित्सा कर देना है, तो आपको फर्क आ जाएगा, ठीक है। Okay. Thank you. सर एक क्वेश्चन मेरा ये पूछना था, जिस लाइन में हम अभी काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड है सर। आयुर्वेद में एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू प्रकृति विकृति एनालिसिस क्वेश्चनियर के द्वारा पता चल जाएगा कि उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इनबैलेंसेस वगैरह क्या है, उससे फर्दर डिसीज डायग्नोसिस में बेनिफिट हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है ये कितना बेनिफिशियल होगा जो न्यू डॉक्टर्स के लिए वगैरह यूज करना ये वाला टेक्नोलॉजी, और इससे आपका हेल्थ देखिए, रिस्क पहली बात एनालिसिस तो पता ये चल है, जाता है। देखिए कुछ चीजों की मार्केटिंग बहुत तगड़ी की गई है, ठीक है, जैसे प्रकृति जान लेना, ठीक है, अपनी प्रकृति जाने। कोई एक पेशेंट है जिसको 10 साल से मंदाग्नि है, ठीक है, और ग्रहणी दृष्टि का पेशेंट है, अब आपके पास आएगा, उसकी आप प्रकृति कैसे निकालोगे, कि बाल कैसे हैं, रुखे हैं कि नहीं, नाखून कैसा है, त्वचा कैसा है, बाउल कैसा है। यदि बात किसी के अंदर 10 साल से बढ़ा हुआ है तो बॉडी के शारीरिक भाव सारे के सारे वात को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। उसके विकृतियां प्राकृतिक भाव दिखा आप रहे हैं। जानोगे कैसे, तो प्रकृति हम कब जान सकते हैं पेशेंट का, या तो उसका जन्म हुआ उसी समय जांच किया गया, या फिर एकदम से वो आत्म वाले भाव में है कि पूरा पंचकर्म करा लिया, रसायन चिकित्सा कर लिया, सब कुछ करके एकदम फिट होकर बैठा है, तब आप उसकी प्रकृति जान सकते हो। वरना 6 दिन के बाद आप कैसे प्रकृति निकाल पाओगे। और आपके पास तो पेशेंट रुग्ण आते हैं, कोई भी पेशेंट यदि रुग्ण होगा तो कोई ना कोई व्याधि लेकर आएगा, और जो वो व्याधि लेकर आएगा उस व्याधि के अनुसार जो वात पित्त कफ बिगड़े हुए हैं वो अपने शरीर पे भाव डालेंगे ना। तो कैसे आप डायग्नोस करें, जैसे मान सपोज दैट कोई एक बच्चा है और उसका खान पान बिगड़ेगा, ठीक है, वो या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी लेकर आया, उसके बाल पक गए 40 की उम्र में, ठीक है, आजकल है बहुत सारे केमिकल्स स्प्रे वगैरह चल रहे हैं, बाल पक गए। अब पालित देखकर केवल पित्त डायग्नोस कर देना ये बड़ा बेईमानी है। तो प्रकृति निरूपण बहुत फायदामंद नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है, मेरा एक मतलब सुझाव है कि एक ऐसा कुछ बनाया जाए जैसे होम्योपैथी में रिपोर्टरी होता है, कि जैसे सपोज मेरे को एक प्रॉब्लम हुई कि बाल, कोई पेशेंट है वो मेरे पास आया कि भैया मेरे को बाल दिखाना है सर, तो हम डाले केश, ठीक है, अब केस का शास्त्रों के रेफरेंस जितना हो हमें मिल जाए, जो 2-3-4 सिम्टम्स हमें उस पेशेंट में मिल रहे हैं उसको मैं डालूं और क्लिक करूं, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो या जो कल्प हो या मेडिसिन हो वो मेरे सामने आ जाए। ऐसा कुछ यदि हम लोग करते हैं तो बेहतर है। और बाकी व्याधि पे काम किया जाए। प्रकृति चिकित्सा से बहुत लाभ नहीं मिलता। बहुत सारे आप देखना कि प्लेटफॉर्म ऐसे हैं नेट पर जहां प्रकृति चिकित्सा निकालने के लिए परफॉर्मा बने हुए हैं। परफॉर्मा पे जाइए, क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए, निकल जाएगा। बट जितने निकलते हैं हमने देखा कई बार लोगों में वो साल 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो प्रकृति कैसे बदल रहा है भाई आपका बार बार, तो वो इसलिए क्योंकि दोषों का जैसे अनुपात चेंज होगा जो शारीरिक लक्षण है वो बदलते हैं। दैट्स वाई प्रकृति उतना इम्पोर्टेंट मेरे नजर में नहीं है, और जहां तक मेरी समझ है अभी, पर विकृति पे सर फोकस होना चाहिए। हाँ सर, मतलब ये प्रकृति एनालिसिस तो हम नॉर्मल लोगों में करेंगे जो पेशेंट्स नहीं है, जो मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जिसमें प्रकृति हम देखते हैं, जो एक पेशेंट नहीं है, एक नॉर्मल लोगों के अंदर देख रहे हैं। एंड जो इम्बैलेंसेस है, जो डिसीज लेके आया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम कंप्लेंट लेकर आया है, उसके अंदर इम्बैलेंसेस देखते हैं। तो ये सही रहेगा सर, जैसे करके आप देखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 100% जो हमारे यहाँ बताया गया समदोष समाग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा, ये वाले फॉर्मेट में आज तक आदमी मिला नहीं कोई, ठीक है। 2-4 हाँ कुछ ऋषि प्रकृति के होंगे जो होंगे, पर ऐसा हमें कोई मिलता नहीं है जो कि एकदम ऋतु शोधन कर रहा हो, अग्नि चिकित्सा ले रहा हो, उसके अग्नि धातु शाम में हो, अग्नि शाम में हो, प्रसन्न मन वाला हो, ऐसा मिलता नहीं है। तो सर व्याधिग्रस्त मेरे नहीं एक होंगे हमारे पेशेंट पास। है, वो 18 साल का था। उसको 10 दिन से कॉन्स्टिपेशन था, बिल्कुल लैट्रिन नहीं हुआ था।
तो फिर मैंने उनको मात्रा बस्ती दी 30 ml ऑयल, कैस्टर ऑयल लिया, उसके साथ में उसको मेडिसिन में आरोग्यवर्धिनी चित्रका दी, फिर मिल्क में घी डाल के पीने को बोला, फिर भी उसको 2 दिन बाद भी नहीं हुआ था। तो उसमें क्या हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं? पहली बात तो मैम मैंने अभी आपको लगभग 1 घंटे पहले से मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। बीमारी का लक्षण है, वात का प्रतिलोम हुआ है, अपान वायु विकृत हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हमारे सामने आया है। आप जो कल्प प्रयोग करा रहे हो वो विरेचक टाइप का है कि हाँ भैया वात का अनुलोमन कर देना है, वो हो जाएगा। लेकिन यदि आप देखो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इतना बना तो क्यों बना, उसको ट्रीट करने का प्रयास करिए ना, तो व्याधि तो ठीक हो ही जाएगा। और नहीं तो ऐसे क्या इच्छा विधि दे दीजिए तो पेट साफ हो जाएगा, या पंचकार दे दीजिए, तमाम कल्प भरे हैं अपने यहाँ, तो पूरे विरेचन के उतने सारे कल्प हैं, दीजिए उठाए कोई भी, लेकिन वो चिकित्सा नहीं हुआ। आप एक बार हेतु देखें, कारण देखें, किन कारणों से बन रहा है, फिर उसकी चिकित्सा करें तो बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंगली। या फिर पूरा केस को प्रेजेंट करें कि क्या क्या है, लक्षण कैसा है, लड़का कैसा है, उम्र, आयु, उसके मेंटल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, तब उसकी चिकित्सा हो पाएगी। इसीलिए कहा गया है अपने यहाँ कि एक एक मरीज जो है उसको देखना होता है, पुरुषो विक्षम। ऐसा नहीं कि हम यूनिफॉर्म कोई डायग्नोसिस बना पाए, तो आपको ऐसा करना चाहिए मेरे अंदाज से। बाकी आप कंप्लीट केस दीजिएगा तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। सर ये कितने लेक्चर सीरीज है सर, ये कितने सारे हैं जी सर, कितने सारे लेक्चर सीरीज है ये? एक्चुअली मैं आज ही ओके, ये आपका 30 दिनों तक लगातार चलेगा, 30 क्लासेस हैं इसमें। बाकी आप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सर पेड कोर्स है right? हाँ सर, हेलो पूछिए, क्या आप बार बार पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन कट जा रहा है। सर, एक नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक प्रॉब्लम था सर। जैसे मुंबई में सर स्ट्रेसफुल लाइफ है और कंटिन्यूसली अगर पेशेंट को स्ट्रेस है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, एसिडिटी वगैरह कंप्लेन कर रहा है, तो स्ट्रेस कैसे कम करे सर? जैसे शिरोधारा वगैरह नहीं कर सकते ओपीडी लेवल पे सर। कम होगा ना सर, आप जुड़े रहिए, ठीक है। 30 दिन बाद आप खुद हमें बताइएगा कि सर हम कम कर ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या है कि जो आप क्वेश्चंस आज पूछ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके 30 दिन बाद सॉल्व हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा कि सब चीजों का। और यदि होता है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। और रोज हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप जितने मात्रा में पढ़ाई किए उसको अपने क्लिनिक में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एकदम इदम आगम सिद्धता प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ, प्रत्यक्ष रिजल्ट लेना स्टार्ट करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और इन चीजों को मजे से सीखो आप, ठीक है। नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि चीजें आप लोग भूल भी जाओगे, ठीक है। सर एक था कि कुछ भी थोड़े एग्जाम में मेरा, तो कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं क्या, कि बाद में मैं अटेंड कर सकूं? 5 के बाद मैं फ्री हूँ आफ्टर फिर। हाँ, ये क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, डे फर्स्ट से लेकर के सारे के सारे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये पेड कोर्स है, मतलब समझ नहीं है, ये 1 मंथ का पेड कोर्स है सर ये? एक बार आप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए, लोग बाकी लोग जुड़ जाएं और सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएंगे, किन किन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, कितने दिन का कोर्स है, क्या है, सब कुछ चीजें वो आप वहां से जुड़ करके देख लीजिए, ठीक है। सर फणित की जो आभ्यंतर स्नेह के लिए आपने जो बताया है, उसमें मात्रा कितनी लेनी है घी और गन्ने के जूस की? अग्नि को गन्ने का जूस नहीं लेना है, गन्ने के जूस को गर्म करना है, फणित बनाना है और फिर फणित में घृत मिलाकर देना है। डोजेस पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है, बच्चा है, बूढ़ा है, अग्नि कैसी है, वो सब देख करके आप लो डोज, ज्यादा डोज दे सकते हो, ठीक है। ये डोजेस हमेशा टेंटेटिव होते हैं, कोई भी ऐसा डोज नहीं है जो कि आइडियली प्रूव हो कि इतना ही देना है। रोगी का बल, आहार, गांव का मरीज है तो ज्यादा पिएगा, शहर का मरीज है तो कम पिएगा,
बच्चा है तो कम दिलाएगा, बड़ा है तो ज्यादा दिलाएगा, ये सब चीजें आपको देख करके देनी है। और ये आहार है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ज्यादा भी दोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि उससे व्यापद आने वाला है, स्नेहा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो आपने पित्त शमन के लिए यष्टि मधु और कुटकी का जो योग बताया है, तो उसमें यष्टि मधु की मात्रा कितनी होगी और कुटकी की कितनी मात्रा होगी? मैम सर, आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं दोनों को। यदि हमें लगे कि पेशेंट का भेदन ज्यादा कराना है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है या बहुत बिगड़ा हुआ पित्त है और रेचन कराने की आवश्यकता है, या आपका फाइब्रोस्कैन काफी बिगड़ गया है पेशेंट का और दाह ज्यादा हो रहा है, तो वैसे केसेस में कुटकी को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे वेरिएशन का गुण लेना है। जहाँ पे हमें बस समन करना है तो दोनों इक्वल अमाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, या हम क्या करेंगे, यदि रसायन गुण को बढ़ाना है पेशेंट के अंदर और भेदन कम करना है तो कुटकी कम करके और आपका यष्टि मधु बढ़ा देंगे। बट जनरली इक्वल अमाउंट में लिया जाता है, बट पेशेंट टू पेशेंट उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डोजेस 2 ग्राम भी दे सकते हैं, 3 ग्राम भी दे सकते हैं, 1 ग्राम भी दे सकते हैं। अब जैसा मरीज उसके हिसाब से आपको डोजेस सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, कुटकी को ज्यादा देने पे कई बार पेट में मरोड़ के साथ दर्द होने लगता है, या कुछ लोगों को ज्यादा स्टूल होने लगता है, इसलिए इक्वल अमाउंट दें या कुटकी की मात्रा थोड़ी कम रखें। कुटकी कड़वा भी है। ठीक है जी, और महंगा भी है। हाँ जी जी, थैंक यू। ओके, तो किसी का और कोई डाउट या फिर हाँ आज के सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर, आपने जो सूर्यावर्त में अर्क का कौन सा पार्ट यूज करने को कहा? अर्क का श्रृंग बोलते हैं। श्रृंग का श्रृंग अर्थ है, मतलब मैं बता रहा हूँ, एपेक्स पार्ट होता है, जहाँ नई पत्तियां निकलती हैं, जो ऊपर का, उसको टूसा बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। आप अच्छा, उसको जैसे तोड़ लो, वटश्रृंग रहता है, जैसे वटश्रृंग। हाँ। हाँ और यदि नहीं मिले तो हाँ। 2-4 बूंद दूध भी लेकर काम चला सकते हो, बट दूध से बेहतर होता है श्रृंग। ठीक है, और तो 3-4 दिन में ही आपको उसके रिजल्ट आते जाते हैं। श्रृंग को बारीक मतलब पीस के लेना है क्या सर? गुड़ के साथ में एक श्रृंग ले लीजिए, उसको 10 से 15 ग्राम गुड़ में कूट करके एक लड्डू जैसा बनाइए और खिला दीजिए पेशेंट को, लेकिन सूर्योदय से पूर्व। और ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद बंद कर दो, बीमारी ठीक हो जाती है। ओके सर। सर, और एक पूछना था, अगर मतलब एक पेशेंट है जिनको भूख टाइम पे लगती है, जीवा भी निराम है और मलमूत्र विसर्जन भी ठीक से होता है, टाइम टू टाइम मतलब भोजन समय पर लेते हैं, पर खाना खाने के बाद पित्त वृद्धि होती है, तो उसको भी अपन अग्निमान्य बोल देंगे क्या फिर? पित्त वृद्धि क्या, एसिडिटी बनती सर है? एसिडिटी, हाँ, मतलब छाती में जलन या गले में जैसे एसिडिटी जो बता रहे हो आप, हो सकता है कि सामज पित्त हो, छुपा हुआ हो। ठीक है, आप एक बार यही वाला कॉम्बिनेशन यष्टि मधु कुटकी देकर देख लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या स्वर्ण सूप शेखर दे सकती हैं, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और देखो, चिकित्सा में हमारे पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है जो हम लोग अभी पढ़ाई किए, दोष देखेंगे, धातु देखेंगे, चिकित्सा देंगे। ठीक है, दूसरा एक है तंत्रोक्त चिकित्सा। तो तंत्र शास्त्र में जो चिकित्साएं वर्णित की गई हैं, वहां पे क्या है कि हम एज इट इज यूज करना है, उसमें विचार ही नहीं करना। जैसे अब देखो, रसतंत्र रस रत्न समुच्चय आप लोगों के पास होगा, वृद्ध वाग भट्ट का, उसको उठाना, रस वाग भट्ट का, सॉरी, उसको आप उठाइएगा, बंधत्व चिकित्सा में जाइएगा, वहां पे श्वेत कंटकारी मूल का प्रयोग दिया हुआ है। अब वहां पे हमें जो प्रयोग करना है उसके लिए मेंशन नहीं किया गया है कि 200 की स्थिति होनी चाहिए या फला या डिमका, यानी इसका मतलब है कि हमें वहां पर सीधे उसको प्रयोग करना, उस मुहूर्त में लाइए, उसका प्रयोग कर लीजिए, वो रिजल्ट देता है। तो एक तो वो तरीका हुआ तंत्रोक्त वाला। शास्त्रोक्त जो आयुर्वेद चिकित्सा का है ये है। और साथ में कई बार क्या होता है कि देव के साथ में, देव व्यापाश्रयी के साथ में औषधि की कल्पना होती है। तो देव के साथ यदि औषधि की कल्पना है तो फिर वहां पे हमें दोष धातु नहीं देखना है। जैसे किसी को ज्वर हुआ तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुश्रुत चरक ने बताया है, तो वहां आपको ये नहीं विचार करना है कि भाई वातज वाले में करना है कि पित्तज वाले में करना है कि डेंगू वाले में करना है कि मलेरिया वाले में करना है, नहीं, ज्वर मीन्स विष्णु सहस्त्र नाम। वैसे ही आपको जो देव व्यापाश्रयी के तत्व हैं, जो आपको आगे जाकर के क्लासेस में सीखोगे आप लोग कि किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, देव व्यापाश्रयी के कौन कौन से एंटिटी हैं, शब्दोवजह की चिकित्सा में क्या क्या करना है, या तंत्रोक्त तंत्र शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसमें कौन कौन सी चिकित्सा बताई गई जो मेरे अनुभूत हैं,
बताया तो बहुत सारे गए हैं, बट जो मैं प्रैक्टिस में यूज किया हूँ और जो मेरे द्वारा रिजल्ट ओरिएंटेड है वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो उन सभी को आपको सीधे टिक करके रख लेना है कि ये कंडीशन देखो और चिपका दो पेशेंट को, वहां फिर विचार नहीं करना। लेकिन जो शास्त्रोक्त वाले हैं इसमें आपका जो विचार करने का तरीका है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे और फिर तरीके बताएंगे। सर जो आपने क्वेश्चन था ओल्ड एज में सर जो आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस में बताया कि जिस भी मास में कोई मतलब हेतु हुआ है, जैसे 5th मंथ में, 4th मंथ में, तो फिर हमको शुरुआत फर्स्ट मास से ही करनी पड़ेगी ना सर? ये टॉपिक हालांकि आगे आएगा क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है, ठीक है। तो आप जिस दिन हम ये पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, उस दिन आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आप पूछ रही हैं वो तरीका वही है कि प्रमास से स्टार्ट करना है, हमको वहां तक जाना है, और साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट जो बताया मैंने पहले, वही चिकित्सा आपको करनी और है। सर वो जो मासिक जो काढ़े देने हैं, वो एक एक मास के लिए देने हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। सर ये सब ये पूछना था, फॉनिक ओल्ड जो एज में बोला रसायन देना है जो गोल्ड प्रिपरेशन में कौन सा दे सकते हैं सर? क्या हुआ? ओल्ड एज में अगर रसायन चिकित्सा करना है और कोई गोल्ड प्रिपरेशन वाला कौन सा रसायन उत्तम है सर? देखिए ऐसा बता पाना मुश्किल है क्योंकि पेशेंट का थोड़ा प्रकृति वगैरह देखना चाहिए। जैसे सभी रोगों को बसंत कल्प हर लेते हैं, तो उस तरीके से मैं आपको बोलूं तो बसंत मालती वगैरह अच्छे हैं, लेकिन एक बार देखना पड़ता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, कौन सी बीमारी होने की संभावना है, या उसकी संप्राप्ति चल रहे हैं, या उसको हो चुका है। उसके हिसाब से रसायनों का चयन किया जाता है और फिर उसको समझना होता सर है। जैसे आपने ठीक है? बोला कि जैसे शुक्र धातु की कमी होने के कारण से सारे सार कम हो जाता है, सारे सप्त धातुओं का सार ही कम हो जाता है, वो फेस पे दिख जाता है कि एकदम स्किन में, हेयर में, सब जगह ड्राइनेस आ गया। तो इस कंडीशन में सर क्या कौन सा रसायन स्वर्ण युक्त यूज कर सकते हैं? एक बार आप वापस से रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया। सर जैसे आपने मेंशन किया था शुक्र धातु की कमी हो गई है तो सारे धातुओं की कमी और स्नेह की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जो स्किन, हेयर और इसमें फेस पे दिख जाता है कितना ड्राइनेस है सारा। तो उस कंडीशन में स्वर्ण युक्त कौन सा हम रसायन दे सकते हैं सर? जैसे लावण्य कम हो जाता है आपने जैसे बोला था। पहले तो उसमें करना यह है कि शुक्र धातु के जो हेतु हैं इसको पहले जो क्षय के हेतु हैं उसको बंद करना होता है। इसके बाद आपको वहां पर वैसे तो बढ़िया होता है कि अभ्रक भस्म और शतपुटी या सहस्त्रपुटी आमलकी के साथ प्रयोग करेंगे, बहुत शीघ्र बढ़ाता है। स्वर्ण कल्प देना चाहती हैं तो फिर पूर्ण चंद्र रस वगैरह काम करता है, लेकिन आमलकी, सहस्त्रपुटी अभ्रक और सहस्त्रपुटी लौ ये कॉम्बिनेशन देती हैं तो मुझे लगता है कि सारे स्वर्ण कल्प से बढ़िया है और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये। प्लीज एक बार ये रिपीट आपने कीजिए सर। जो सहस्त्रपुटी अभ्रक अभ्रक, भस्म, सहस्त्रपुटी हाँ अभ्रक, सहस्त्रपुटी हाँ लौह और आमलकी हाँ, रसायन, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा, बनाइए। कॉम्बिनेशन कैसे देना होता ओके, है कि 30 mg के आसपास आपको लौह भस्म देना है, 30 mg के आसपास अभ्रक भस्म देना है, और आपको लगभग 2 ग्राम 1.5 ग्राम आमलकी रसायन लेना है। घी और शहद के विषम योग के साथ आप दिलाइए, तो पेशेंट को 5 से 7 दिन के अंदर शुक्र धातु जो वृद्धि है उसके में दिखेगा, बहुत स्ट्रांगली दिखता है। यानी कि उसके अंदर जो शुक्र वृद्धि के लक्षण है, जैसे कि वृषण में एक अलग तरह का रोमांच होना, या आपका कई बार यदि अल्प सत्व वाला है तो उसको शुक्र क्षय वगैरह भी हो जाता है। घबराने का बात नहीं है, उसको पेशेंस रखने के लिए करना होता है। इस तरीके से करने से उसको फायदा हो जाता है और बहुत शीघ्र रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये कल्प आपको ध्यान रखना। फीमेल में अपना चंद्रोदय एक और पूर्ण चंद्रोदय बताया क्या सर? हाँ जी, पूर्ण हाँ चंद्रोदय वो का सुवर्ण वाला, पूर्ण चंद्रोदय भी साथ में। हाँ सर। लेकिन अगर फीमेल में ये दिखेगा तो उसको हम कैसे जज करेंगे? देखिए हमारे अंदर वात बढ़ गया कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, इसकी जानकारी हम कैसे करते हैं? गुणों के आधार पर, ठीक है, कि गुण कौन से बढ़ रहे हैं। जैसे किसी महिला है, सपोज हम लोग क्या बोलते हैं कि दांत बड़ा सुंदर, जैसे हम लोग कविता वगैरह पढ़ते हैं ना, जहाँ नायिका का वर्णन है क्या बोलते हैं, तो उसके कपोल बहुत अच्छे हैं, उसके होठ बहुत अच्छे हैं, हम उसके दांत बहुत अच्छे हैं, मोती जैसे हैं, ये सब बोला जाता है ना। जितनों का वर्णन किया गया था, होठ का वर्णन,
दांत का वर्णन, ये सभी शुक्र के स्थान है। दांत के अंदर चमक होना शुक्र धातु, और दांत का बनना अस्थि धातु, होठ का शुक्र धातु, शुक्र धातु। तो ये हमें समझना होगा कि जो सुंदर दिख रहा है, जो आकर्षित करने वाला है, वो शुक्र धातु। ठीक है, तो वहां पर शुक्र धातु को हमें अच्छा करने के लिए प्रयोग करने होते हैं। अच्छा, इसीलिए आप देखना, योग रत्नाकर उठा करके ग्रहणी चिकित्सा, सॉरी, आप रसायन चिकित्सा में चले जाना और वहां गंधक रसायन उठा करके, गंधक रसायन में आप देखना वहां पर दिया गया है, उसकी फलश्रुति जो आप ध्यान से देखोगे तो वहां देखना कि वो शुक्र धातु पर बहुत अच्छा काम करता है, स्त्रियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि पार्वती का कुछ ना कुछ संबंध अबरक से या कुछ ना कुछ संबंध गंधक से बताया गया है। और वो ऐसा नहीं किसी का वो कविता लिखने में दिक्कत हो रही थी, उसने मेटाफर या सिमली का प्रयोग कर दिया, नहीं, वो जो आपको वहां पे उपमा दिया गया है, वो उपमा इसीलिए दिया गया क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध है। जैसे हिमालय की औषधियां बहुत बेईमान होती हैं, सबने माना है, और जब शतावरी देना है, हम कहाँ हिमालय पे जाएंगे निकालने के लिए? तो चूंकि हिमालय से जो औषधियां निकालते हैं, हिमालय पर अवरक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उससे क्या है कि उसमें अवरक के गुण रहते हैं, और अवरक जो है वो माँ पार्वती का शुक्र है, और माँ पार्वती कौन है? प्रकृति है। ठीक है, तो सृष्टि का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे घर पर अवरक है, सॉरी, जो आपका शतावरी है, वही निकालेंगे, उसमें 1 किलो में हम 2-4 ग्राम सहस्त्रपुटी अवरक कूट करके मिला देंगे, हो गया हिमालय वाली मेरी, हम यूज कर सकते हैं। तो युक्ति और विचार ये डिपेंड करता है कि हमारी औषधियां किस तरीके से काम करेंगी, क्या कराना चाह रहे हैं, व्याधि कहाँ है, और देखना क्या है। जब तक ये दृष्टि नहीं आएगा तब तक हमें चिकित्सा में मजा नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, फिर हमें लगता है कि मेरा आयुर्वेद स्लो है यार, ऐसा है वैसा है, 50 कमियां हम में दिखती है, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वो ना हो, इसके लिए आपको क्लासिकल आयुर्वेद सीखना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन ये एक अद्भुत ही आयाम आपने खोल दिया, ये पार्वती जी का प्रकृति का जो शुक्र का बताया, वो बहुत ही अच्छा और नया लगा। थैंक यू सर। ये फनित वाला जो बताया ना आपने, फनित घी के साथ देना है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन केसेस में, तो उसमें ज्यादा पित्त माने बढ़ा हुआ पित्त है तभी, या कफ, या उसमें भी हम दे सकते हैं क्या? वहां पे मैंने ये बताया कि जहां आंतों के अंदर रुक्ष गुण बढ़ गए हैं, बराबर, आंतों के अंदर रुक्ष गुण बढ़े हुए हैं, ठीक है, तब हमें प्रयोग करना है। राइट, ओके सर। वो कितने दिन तक यूज करना है सर? जी, हेलो, हाँ, वो जो फानित वाला जो प्रयोग है वो कितने दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं मैक्सिमम? जब तक स्निग्धता ना आ जाए। तो सम्यक स्नेह का लक्षण नहीं उसमें मिलेगा? स्निग्ध करने वाले वो कल्प हैं, 2-4-5 दिन में स्निग्धता आ जाता है, उसके बाद हमें उस कल्प को बंद कर देते हैं। और जैसे अब किसी का स्टूल हार्ड हो रहा है, तुमने फानित दिया, अग्निमांद्री चिकित्सा वगैरह हमने की, स्नेहन हो गया, अब हमें आगे क्या करना है? वात का अनुलोमन करना है। तो अब आप चलिए अर्श चिकित्सा में, अर्श चिकित्सा और अष्टांग हृदय में जाकर देखिएगा, तो वहां बताया गया है कि जिसको हार्ड स्टूल होते हैं उसको पंच लवण के साथ में घृत पिलाना है भोजन से पूर्व। जिसको मल बंद करके नहीं आ रहा उसको क्या करना है? घी के साथ सूंठी देना है। इस तरह के कल्प का उपयोग करेंगे, अब मेरी मेडिसिन भी हो गई, फणित वाला मेरा आहार में चला गया। तो हमें क्या करना है? वहां पे ड्राइनेस को खत्म करना है, फिर ड्राइनेस होना उसको हमें मेंटेन करना है, जिन कारणों से हो रहा है उस कारण को छुड़ाना है और फिर चिकित्सा देनी है। जैसे रात को 10 से 2 का जो समय होता है वो पित्त समन का समय है। अब इस समय क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम जगे हुए हैं, तो क्या है, पित्त की विकृति होगी। कैसे ठीक करना है? हमको सुबह उठ के अमल की रसायन खा लेना है, कंट्रोल कर लेना है उसको। तो जैसे लोग पूछते हैं ना कि दिल्ली रहते हैं या मुंबई में है, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, कैसे इसको मैनेज करेंगे हम, या पेशेंट को स्ट्रेसफुल लाइफ ही है तो कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ समझना ये है कि जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी सब जगह गिरता है, तो क्या सभी जगह दूब जमते हैं? सभी जगह का पौधे जमते हैं? हरी हरी घासें उगती हैं? नहीं उगती। यानी हमारा दिमाग, हमारा धातु, हमारा विषमता कैच करता है एनवायरमेंट से बीमारियों को। एक ही घर में एक ही खाना मम्मी बनाती हैं और 10 लोग खाते हैं, और 10 लोगों में किसी में कैल्शियम बढ़ता है, किसी में विटामिन बढ़ता है, किसी में कैल्शियम घटता है, किसी में विटामिन घटता है, किसी को
कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, इट मीन्स कि आहार जो आया वो बाहरी तत्व है और हमारा अग्नि कैसे रिस्पॉन्ड किया वो डिपेंड करता है। तो हमें अग्नि ठीक करना है, हमें मानस को ठीक करना है। और सिगरेट पीने वाला सोचता है ना कि सिगरेट पीने से क्या फायदा है, वैसे इसको समझाना है कि भैया सिगरेट पीते हो कोई फायदा तो नहीं है, रसायन खाओ, तो वात तापिक रसायन देना है, उसको ठीक करके रखना है। और ये सारी चीजें आप लोग आई होप 1 महीने में पूरी अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि सीरो रोग को कैसे ठीक करना है, ये जो जटिल जटिल स्पाइन डिजीज आ रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है, और फिर इसको ठीक करने की जो प्रक्रिया आप लोग सीख जाओगे, फिर आप लोग तुरंत अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि आज सीखें तो सर नमस्ते। 2-3 साल के बाद। जी ये आंवला की रसायन सर जो आपने नमस्ते। बताया ना सर सुबह में पित्त सर मैं शमन के लिए, 1 मिनट सर, ये जो 10 से 2 कोई भी जल्दी सोता नहीं है 12 बजे से पहले, बराबर, तो पित्त वृद्धि होती है। सुबह में आंवला की रसायन भूखा पेट लेना है पानी से। मैम, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे, ठीक है। जैसे आपको क्या है हाँ कि दिन में यदि 10 बजे और 2 बजे यदि आपने अष्टी मधु और कुटकी दे दिया तो भी पित्त समन हो हाँ जाएगा, या आप हाँ सुबह उठ के रसायन के तौर पे अमल की रसायन दे दी तो भी पित्त का समन हो जाएगा। यानी हाँ क्या बिगड़ने वाला है या क्या बिगड़ रहा है हमारी दिनचर्या से, उसको आपको रिमूव करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे बहुत देर खड़ा रहना है, मेरा हाँ जॉगिंग ऐसा है कि मुझे घंटों खड़ा रहना पड़ता है, तो क्या करें, तो 2 हाँ मिनट 3 मिनट हम प्रसारणी तेल से अभ्यंग करेंगे या काशीसादी तेल से अपने बॉडी पे अभ्यंग करेंगे और सर्वांगासन लगाएंगे। कभी जिंदगी में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं उसके विपरीत हमें चिकित्सा करना है, विपरीत कुछ उपाय करते रहना है, बीमारी से बचे रहेंगे, या हो गया तो उसको ठीक कर लेंगे उस तरीके से, ठीक है। थैंक यू सर अभी सर ये नमस्ते। मैम जो माय पूछ रहे कंसर्न थे इज फीमेल माय सॉरी सर माय कंसर्न इज सर जितने भी सेशंस होता है ना, ऑल द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, बट पोस्ट this session whatever we are interacting are all these recordings available? मतलब जितने भी आप डिस्कशन कर रहे हैं ना सर, ये भी रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा ना सर? बिकॉज दिस हाँ जी, हाँ इंटरेक्शन जी। इज रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेशन, दिस इंटरेक्शन फ्रॉम 1 to 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। जो भी हम लोग क्लासेस लिए हैं अभी तक प्राणा विषय पर, या हम लोग का जो प्रयास होता है उसमें होता है कि जो क्लासेस हैं, जो पढ़ाई का पोर्शन है, हम मानकर चलते हैं कि आप सभी वैद्य हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपने बेसिक सीख रखा है, ठीक है, तभी हम लोग एडवांस में आए हुए हैं। तो आपके प्रैक्टिस में क्या समस्या आ रहा है, कौन सा केस ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं, और साथ में वो सारी चीजें आपको अवेलेबल भी होंगी, ताकि फर्दर यदि आप कभी सुनना चाहो तो सुन सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप ग्रुप में यदि जुड़े हुए हैं तो वहां आप क्वेश्चन डालिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे। नहीं सर, मतलब सर एक बार वेरिकोज को सर जरा रिपीट कर देंगे सर प्लीज। एक एक करके बोले तो मैं समझ सर पाऊंगा। व्हाटएवर सर एक इंटरेक्शन ही क्वेश्चन आधा रह गया था सर, मैं पूछती हूँ सर, एक ही क्वेश्चन आधा रह गया था। ये शुक्र धातु की कमी मेल में तो समझा जा सकता है सर, फीमेल में कैसे समझेंगे? जैसे ये वही जो शुक्र धातु की हम अभी महिलाओं बात का कर रहे चेहरा थे। नहीं है, महिलाओं का दांत नहीं है, नहीं महिलाओं का सर, होठ नहीं। जैसे नहीं वो तो है सर, जैसे फीमेल का जो भी है कि वो स्तन्य और आर्तव जो है ये रस धातु से रिलेट करते हैं सर हम जब भी जी, जी, हाँ। तो शुक्र धातु किसे, जैसे मेल में तो सीधा सीधा समझा जाता है सीमन को शुक्र धातु बोलते हैं, तो फीमेल में कैसे समझेंगे सर? देखिए, शुक्र धातु सर्वशरीरगत है, ठीक है, पहले ये समझना है। और जो शुक्र की बात सीमेन से किया जाता है, ये बहुत मतलब एक लिमिटेड अर्थ है, ठीक है। जैसे ओज की बात करते हैं हम, ठीक है, तो ओज को क्या डिफाइन करोगे आप? कुछ लोग उसको हार्ट का लेयर बताता है, कोई लोग कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हमें उस पे नहीं जाना, हमें लक्षण देखना है, क्योंकि हम लक्षण के हिसाब पे ही व्याधि को या दोषों को समझते हैं। जैसे कोई बोले कि वात बढ़ गया, तो कोई कहे कि नाप के बताओ, कैसे नापोगे भाई आप? कोई आपके पास है गुण के एंटिटी? आधार पर। तो ठीक वैसे ही है, जैसे कोई बोले कि धरती पर अक्षांश और देशांतर है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। अब कोई बोले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरा है, अब कोई कहे धरती पे कहाँ खींचा हुआ है, दिखाओ हमको। खींचा तो नहीं है, कोई इमेजिनरी अक्षांश कोई देशांतर। हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना, मकर रेखा यहाँ से गया, विस्वत रेखा यहाँ से गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गया, ये तो नहीं है। तो कोई कहे धरती पे खींचा कहाँ है, दिखाओ, तो नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। वैसे ही जो वात पित्त कफ है, मुख्य रूप से वात पित्त कफ नहीं है। रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म जल अनिल, इतने कॉम्बिनेशंस को हम वात बोलते हैं। गुण सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पित्त बोलते हैं। तो बढ़ेगा बॉडी में तो यही बढ़ेगा, रुक्षता बढ़ेगा, परुषता बढ़ेगा, खरता बढ़ेगा,
और हम उसको क्या बोलेंगे, भैया वात बढ़ा हुआ है, हम एज अ होल लेंगे तो वात कहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यदि शुक्र धातु का क्षय हुआ है किसी पेशेंट में या किसी महिला में, तो शुक्र के गुण क्या क्या हैं, रहता कहाँ कहाँ है, ये हमें समझना होगा। इसीलिए आप देखना कि मेनोपॉज के बाद महिलाएं बूढ़ी जल्दी होती हैं, ठीक है। यस। और पुरुष में है कि उसका यदि अति शुक्र प्रवृत्ति हो रहा है, यदि उसका व्यवहार ज्यादा करेगा तो उसकी एजिंग फास्ट होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग हालांकि आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं जो छूटेगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और बाकी क्वेश्चन आंसर के सेशन चलते रहेंगे। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको बहुत अच्छा समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो मानस रोग से संबंधित, उसके लिए हम हैं। और सेशन को एंजॉय आप लोग करें और मजे से आयुर्वेद पढ़ें, मजे से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, ऐसा मंगल कामना के साथ हम सभी धन्वंतरी के शपुत्रों को नमस्कार करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।